Hello students, welcome back. My name is Nitish Verma. I hope you guys are fine. So students देखो लास्ट लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था that was regarding employment and unemployment, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ में उस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने किसके बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ में हमने ये पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी कंट्री में कौन कौन सी है। राइट, ठीक है। आज स्टूडेंट्स हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आज एक हम बहुत कोर चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया जिस रेट पे अपने जीडीपी को सस्टेन करना चाहता है, जिस रेट पे अपने जीडीपी को बढ़ाना चाहता है वो नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, हमने ऐसा नहीं है कि इस फील्ड के अंदर, इस सेक्टर के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं करी है, हमने ग्रोथ बहुत की है, लेकिन अभी भी इस फील्ड के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें करंटली भी क्या करने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है उसकी बात मैं कर लेता हूं आपसे। तो टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं आपसे बात करने वाला हूं वो क्या है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको चैप्टर 1 में और मैं आपको कुछ इसका हिंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्लियर कर चुका हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे कोर एलिमेंट्स का होना, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, core elements that enhances productivity of a नेशन। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक नेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसी को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जब मैं आपसे बोलता हूं कि कोर एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है, इस कोर एलिमेंट्स का मतलब स्टूडेंट समझो, आज मैं आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा रहा हूं, इसने मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत हेल्प तक क्या करिए, इंक्रीज करिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को मैं इस आईटी सेक्टर को निकाल देता हूं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल देता हूं, जिसमें पावर सेक्टर में निकाल देता हूं, आईटी सेक्टर में निकाल देता हूं, अगर स्टूडेंट्स में इन सारे सेक्टर्स को अगर एक बार को निकाल देता हूं, ठीक है, देन हम एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीकों में पहुंच जाएंगे जिससे एजुकेशन दी जाती थी। उसमें मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। ठीक है, इतना वास्ट स्केल पे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। आज आप पता नहीं कितने फार ऑफ प्लेसेस पे बैठे हो, उस जगह से जिस जगह पे इन लेक्चर्स को मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आप फिर भी उनको देख पा रहे हो बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस लेवल पे पहुंच पाया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, अगर सपोज मान लो हम 1-to-1 एक ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना लेके हम 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो इसमें क्या होता, मैं किसी एक जगह से रिकॉर्डिंग कर रहा होता, किसी एक जगह से ऑनलाइन क्लास को रेगुलेट कर रहा होता, और आप ऑल ओवर द ग्लोब डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे होते और मुझसे कांटेक्ट करके वो क्लासेस कंडक्ट कर, मतलब हम ले पा रहे होते। मतलब वो एक ही घंटे में मैं पता नहीं कितने n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टच कर पाता, किसकी वजह से, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो कोर एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, जो किसी भी नेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है चलो, तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। जब हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई एग्जाम्पल में आप कहते हो जैसे किसी भी देश के अंदर रोड्स का होना, ठीक है, किसी भी देश के अंदर, वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली, किसी भी देश के अंदर रेलवेज का होना, ठीक है, किसी भी देश के अंदर उनके एजुकेशनल सिस्टम का होना, ठीक है, कितना बेटर एजुकेशनल सिस्टम है ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम के साथ साथ किसी भी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम का होना, कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कितना एडवांस है, हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये सारी चीजों को अगर मैं सम अप कर देता हूं तो ये क्या बनाती है, ये सारी चीजों का समेशन बनाता है एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनाता है सारी चीजों का समेशन, ये सारी चीजों का समेशन बनाता है एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर मतलब इनके नेचर के बेसिस पे कि कुछ रोड्स हैं, कुछ रेलवेज हैं, कुछ एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम है, बेस्ड ऑन देयर नेचर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को
क्या किया, दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हम किसकी बात करें स्टूडेंट्स, हम बात करें टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनके नेचर के बेसिस पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। और वो दो पार्ट कौन से हैं, दो पार्ट में स्टूडेंट देखो, पहला हमारे पास है इकोनॉमिक, पहला हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास पार्ट है इकोनॉमिक, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा पार्ट हमारे पास है सोशल। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स, दो पार्ट हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिकली एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, कॉमा बैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा वेयर हाउसेस, एनर्जी एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स मैं इकोनॉमिक का आपको समझाऊं तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो डायरेक्टली क्या करता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो गया जो डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करेगा। तो हमने कहा कि इकोनॉमिक क्या है, एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसेस, एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, इट directly contributes to the GDP growth of a nation। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक नेशन के अंदर डायरेक्टली जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर जीडीपी बढ़ता है तो इस फैक्टर की वजह से डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप मेरी बात यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। देखो, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है फैक्टर के तौर पे, बैंकिंग है, वेयर हाउसेज है, लेकिन स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट समझनी है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है हमारा एनर्जी सेक्टर। ठीक है, हमें किसको मेजर फोकस करना है, हमें मेजर फोकस करना है अपना एनर्जी सेक्टर के ऊपर। अब ये एनर्जी सेक्टर है क्या स्टूडेंट्स, एनर्जी सेक्टर का बेसिकली मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है एनर्जी सेक्टर में, मेरे कहने का मतलब ये पावर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि बिना पावर सेक्टर के आप किसी भी केस में किसी भी इकोनॉमी को आज की डेट में सस्टेन करने के लिए सोच ही नहीं सकते। आज अगर कोई भी बड़ी सी बड़ी इकोनॉमी को भी सस्टेन करना है, उसके सस्टेन करने के लिए आपको उसका एनर्जी सेक्टर बहुत स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, एग्जांपल देता हूं। मैंने कुछ टाइम पहले भी आपसे यही बात कहा था, गवर्नमेंट मान लो वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से स्टूडेंट्स लोन ले ले और लोन लेके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर दे देश के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट बहुत सारा लोन ले ले और वो लोन लेके बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो देश में कर दे। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हमारी गवर्नमेंट कर भी देती है तो उन इंडस्ट्रीज को, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सा लोन लिया और वो लोन लेके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सेटअप कर दिया। अब अगर ये इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर भी दी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर भी दी, इनके अंदर मशीन सेटअप की जाएंगी, मशीन्स वगैरह रन की जाएंगी। अब ये मशीन्स को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मशीन्स को चलाने के लिए आपका पावर सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इतनी सप्लाई कर सके कि ये सारी इंडस्ट्रियल यूनिट एक टाइम पे ऑपरेट की जा सके। ठीक है, आप इंडस्ट्री खोल दोगे, लेबर भी वहां बैठा दोगे, मशीन्स भी वहां रख दोगे, लेकिन से फॉर एग्जांपल पावर कट ऑफ हो गया तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिस टाइम ड्यूरेशन में पावर कट ऑफ है, आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आज से पहले शायद आपने इसको इतना बड़ा पार्ट सोचा नहीं होगा, आपको लगता होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट्स ही बड़ी चीज है। ठीक है, और इंडस्ट्री होना ही बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री होना बड़ी बात नहीं है, उनका ऑपरेशनल सेंस में होना बड़ी बात है। और वो ऑपरेशनल सेंस में तब है जब आपका पावर सेक्टर उनको इतनी इनफ पावर सप्लाई कर सके कि उनका फंक्शन कभी रुके ना। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स। ठीक है,
कि एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एनर्जी सेक्टर इंडिया के अंदर फेस कर रहा है, और साथ ही साथ में कौन कौन से एनर्जी को जनरेट करने के, पावर को जनरेट करने के सोर्सेज हमारे पास होते हैं। तो ये हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या कहा, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जीडीपी कहां से आता है स्टूडेंट, जीडीपी प्रोडक्शन से आता है, और प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कौन करता है, प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करता है आपके नेशन का फैक्ट्रीज। आपके नेशन के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है किसके अंदर, आपके कंट्री के प्रोडक्शन के अंदर। तो इसलिए जो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी कंट्री के अंदर जीडीपी को ट्रिगर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल का मतलब क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद द एजुकेशन लेवल, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। सोशल स्टेटस, एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या करता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स negatively, sorry, it contributes not negatively, it contributes indirectly, to GDP ग्रोथ। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जीडीपी ग्रोथ में इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देता है। ये कैसा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो मैं यहां पे बात करता हूं, जब मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैं एज एन ह्यूमन वेलफेयर को जो है वो पहले रखता हूं, ठीक है। कि कंट्री के अंदर जो ह्यूमन रह रहे हैं, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से प्रोडक्टिव एसेट के तौर पे काम आ सकती है। जब मैं इकोनॉमिक की बात करता हूं तो बेसिकली मैं किसकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं ओवरऑल, ठीक है। उस कंट्री के अंदर जो मैन मेड थिंग्स हैं वो कितना सिस्टमैटिकली काम कर रही हैं, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जब मैं सोशल की बात करता हूं तो उसमें हम सिर्फ हम किसको काउंट करते हैं, वहां के मैन को ही काउंट करते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिव तरीके से क्या कर सकता है, आपके जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सो दैट कम्स अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने कहा ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, क्यों, मशीन्स है, ह्यूमन कैपिटल। स्टूडेंट्स याद करो, ह्यूमन कैपिटल में मैंने क्या समझाया था कि जितनी भी अच्छी मशीन्स हो, लेकिन उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल भी होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास मशीन्स है बट ऑपरेट करने के लिए अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं है, एजुकेटेड इनफ नहीं है, विमेन का स्टेटस इंप्रूव नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है देश की वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी जो है देश की वो क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको आपके मेन भी तो चाहिए जो उस मशीन्स को ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, इनडायरेक्टली। क्योंकि जब आप किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टूडेंट्स बात करते हो तो आप बात करते हो उस देश के अंदर भाई कितनी अच्छी रोड्स हैं, उस देश के अंदर कितने स्काई स्क्रैपर्स हैं, ठीक है। आप बात करते हो कि उस देश के अंदर कितने अच्छे डैम्स बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो आप इन सब चीजों को इंक्लूड करते हो। तो मतलब आप खुद देखो, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो आप इस तरह के सिस्टम की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इस सिस्टम को बनाने के लिए पीछे कौन है, वो होगा कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जितना इकोनॉमिक है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात आपको यहां पे याद रखनी है, जो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस सिलेबस में हम क्या करेंगे, यहां से इकोनॉमिक में किसको पढ़ेंगे, एनर्जी सेक्टर को, वैसे ही सोशल में हम किसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, हेल्थ केयर सिस्टम को, ठीक है। किसको पढ़ने वाले, हेल्थ केयर को। क्यों, याद करो एजुकेशन के बारे में जितनी भी चीजें हैं,
एजुकेशन के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो हमने किस में पढ़ी थी, एजुकेशन के बारे में। आप याद करो किसमें पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो चैप्टर मैंने आपको समझाया था, उसमें हमारा ओवरऑल जितना भी एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की क्या इन्वेस्टमेंट्स है, क्या क्या और चैलेंजेस हैं जो एजुकेशन सेक्टर के, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में, कि हेल्थ केयर में इंडिया कहां कहां लैग करता है। ठीक है, तो होपफुली यहां तक की सारी बात आपको समझ में आई होगी।